नमस्कार। SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RPSC द्वारा जारी किए गए स्कूल लेक्चरर हिंदी सिलेबस के बारे में। तो जो साथी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं और हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अहम साबित होने वाला है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुराना जो सिलेबस था प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी का, उसमें और इस सिलेबस में बहुत अधिक अंतर है। और अंतर इस बात का है कि इस सिलेबस को आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए कुछ शॉर्ट किया गया है। पहले का जो सिलेबस है उसको देखें और इस सिलेबस को देखें तो इसमें सिलेबस को शॉर्ट किए रखने का प्रयास किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं खंड उच्च माध्यमिक स्तर। अब उच्च माध्यमिक स्तर में आप एस सेक्शन के अंतर्गत ये चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रवचन शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि या अर्धशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, उनसे संबंधित लेखन, पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषय परिभाषा और तत्व। अब देखिए इसमें ए सेक्शन के अंतर्गत ये रखा है और जो बी सेक्शन है इसके अंतर्गत रखा है आपके शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण और रस। लेकिन पहले क्या था कि ये उच्च माध्यमिक स्तर है, उसमें ए सेक्शन तो यही होता था। यहाँ पे अपन माने बेस्ट सेक्शन, इसमें 4 पुस्तकें होती थी। एक आरोह, दूसरी वितान, ये कक्षा 12 की पुस्तक है, तीसरी अंतराल हिंदी साहित्य की पुस्तक और चौथी अंतरा। यानी कि ये 4 पुस्तकें होती थी। ये उच्च माध्यमिक स्तर इस खंड में आती थी। और ये जो खंड है ये आता था आपके स्नातकोत्तर में। यानी यह खंड यहाँ पे जो दिया गया है ये स्नातकोत्तर में आगे आता था और यहाँ पर आती थी ये 4 पुस्तकें। तो इन 4 पुस्तकों का जो मैटर है वो इस बार सिलेबस से हटा दिया है, मतलब ये 4 पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी। अब एक बड़ी बात और कि यहाँ पे जो दिए गए हैं अलंकार और छंद, ये अलंकार आपको यमक, सलेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण, ये इतने ही अलंकार पढ़ने, जबकि पहले के सिलेबस में 20 या 22 अलंकार थे। और छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका, अर्धगीतिका, मतलब आपको ये 6 छंद ही पढ़ने, जबकि यहाँ पर भी पहले लगभग 12 या 15 छंद थे। तो इस काव्य शास्त्र के विषय को भी थोड़ा शॉर्ट किया गया। अब काव्य गुण हैं वो 3 ही होते हैं तो पूरा है। काव्य रस है तो इसके बारे में भी आपको पूरा पढ़ना है। अब बात करते हैं स्नातक स्तर। और स्नातक स्तर में आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए और शॉर्ट किया गया है। क्या शॉर्ट किया है कि इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, ये तो ठीक है। आदिकाल, अब देखिए आदिकाल में आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय, ये इतना तो का है। लेकिन ये किसके बारे में पूछा जाएगा? चंदवरदाई और नरपति नालय, इनकी रचनाओं के बारे में, इन रचनाकारों के बारे में ही पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है भक्ति काल। और भक्ति काल में भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव कब हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि कैसे रही, ये तो भक्ति काल के बारे में पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है संत काव्य। अब संत काव्य में पहले पूरा संत काव्य पूछा जाता था, अब आपसे संत काव्य की विशेषता पूछी जाएगी और प्रमुख कवि और रचना के अंतर्गत आपसे कबीर और दादू के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर सूफी काव्य है तो सूफी काव्य की विशेषता पूछी जाएगी। प्रमुख कवि और रचनाएं, उसमें आपको सिर्फ जायसी और मंजन के बारे में ही पूछा जाएगा। इसके बाद राम भक्ति काव्य, तो राम भक्ति काव्य की विशेषता, प्रमुख कवि और रचना, इसमें आपसे तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा। और कृष्ण भक्त काव्य, इसमें आपको कृष्ण भक्त काव्य की विशेषता, प्रमुख कवि और रचनाएं, और इसमें भी आपसे पूछा जाएगा सूरदास, मीरा और नंददास। अब रीतिकाल की बात करें तो रीति से क्या हास्य है,
रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त क्या है, उस समय की प्रवृत्तियाँ क्या थी, उस समय की विशेषताएं क्या थी, और प्रमुख रचनाकार और रचनाएं उसमें आपसे देव, भूषण, बिहारी और घनारत, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, इनकी रचनाओं के बारे में और इनका सामान्य परिचय। तो यह है स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम। और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में एक भाग आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की पूर्व पृष्ठभूमि क्या थी, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, नव जागरण काल क्या था, भारतेंदु और उनके समय के जो साहित्यकार हैं उनका क्या योगदान रहा, और गद्य की विविध विधाओं का उद्भव कैसे हुआ। और विविध विधाएं कौन कौन सी, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्ट आदि, इनका आरंभ कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, इनके प्रमुख रचनाकार कौन से थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। तो आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब गद्य की सभी विधाओं के बारे में और उस समय के सभी रचनाकारों के बारे में, उस समय की सभी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद काव्य का विकास, आधुनिक काल में काव्य का विकास भारतेंदु युग में कैसे हुआ, द्वितीय युग में कैसे हुआ, छायावाद में कैसे हुआ, प्रगतिवाद में कैसे हुआ, प्रयोगवाद में कैसे हुआ, नई कविता है या समकालीन कविता, इस पूरे आधुनिक काल में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उनके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे, इनका भी परिचय आपको देना पड़ेगा। तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में तो चुनिंदा जो लेखक है उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में परिचय देना पड़ेगा, लेकिन आधुनिक काल है, इसमें आपको सभी रचनाएं और सभी रचनाकारों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है स्नातकोत्तर। यहाँ पर कुछ नया है, और स्नातकोत्तर में पहले क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं काव्य, हेतु, लक्षण, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइंस का उदांत सिद्धांत और मनोविश्लेषण। यहाँ पे एक शीर्षक और होता था, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी। यानी प्रतीक क्या है, मिथक क्या है और फैंटेसी क्या है, ये यहाँ पे होते थे। लेकिन यह जो आप चैप्टर देख रहे हैं ना, यह पहले नहीं था, यह इस बार है, अपन यह कह सकते हैं कि न्यू जोड़ा है, यह नया सिलेबस में जोड़ा गया है, यह पहले नहीं था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कबीर ग्रंथावली, संपादक कौन, श्याम सुंदर दास, और उनकी साखी, और साखी में से आपसे पूछा जाएगा गुरुदेव को अंग और उसके भी प्रथम 5 पद। तो जरूर आप इसको सही ढंग से पढ़ने। क्या पूछा जाएगा, कबीर ग्रंथावली, संपादक कौन, श्याम सुंदर दास, उसके अंतर्गत साखी, साखी में भी गुरुदेव को अंग, और गुरुदेव को अंग जो शीर्षक है उसके प्रथम 5 पद। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रामचरितमानस, तुलसीदास, और उसमें पूछा जाएगा बालकांड। इसके बाद बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथदास रत्नाकर, प्रारंभिक 25 दो। उसके बाद पूछा जाएगा साकेत मैथिली शरण गुप्त और उसका 9वां शरण। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा निबंध, निबंध कौन कौन से, कविता क्या है, चिंतामणि का पहला भाग जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, सीरीज के फूल जो कल्पलता से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके बाद में कहानियों के बारे में पूछा जाएगा, कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, और यही सच है मनु भंडारी। तो यह नया चैप्टर आपके लिए जोड़ा गया है और ये आपको स्नातकोत्तर स्तर में पढ़ना। अब शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें भी थोड़ा चेंज है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ये मनोविज्ञान है वो उच्च कक्षाओं में कैसे अध्ययन करवाया जाता है, एक जैसा ही है। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का अधिगम शिक्षण अधिगम, तो ये इतना आपसे पूछा जाएगा इसमें। और इसमें पहले है शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, कौन से क्षेत्र है, कौन से कार्य है। फिर किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहित अर्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी सिद्धांत क्या है, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के इसके क्या अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा और समायोजन युक्तियाँ, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम के इसके अर्थ।
इसके बाद शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री और विशेष तौर पर किशोर अधिगमकर्ता हेतु, क्योंकि एक लेक्चरर है वो किशोर अधिगमकर्ता के लिए शिक्षण करवाता है। तो संप्रेषण कौशल क्या है, इसका उपयोग, शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक क्या है, संप्रत्यय संप्राप्ति क्या है, सूचना प्रक्रिया क्या है और परीक्षा प्रशिक्षण क्या है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और इसका उपयोग कैसे होता है और सहकारी अधिगम क्या है। तो ये आपसे पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और ये दो जो शुरुआती चैप्टर थे इनमें थोड़ा बदलाव है, नए पाठ्यक्रम इनमें थोड़ा बदलाव है, जबकि तीसरा जो खंड दिया है यह हूबहू वैसा ही है जो पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए आप, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का उपयोग। तो ICT क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी अवधारणा, प्रणाली उपगम क्या है और कंप्यूटर सहायक अधिगम या CAL और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI ये क्या है, इनके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया है कि पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद अलग अलग नॉलेज के अनुसार आपको अलग अलग यहाँ पे दिया गया है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्या होगा, जो पहले 55 होता था। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल है वो क्या होगा, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है ये क्या होगा। और एजुकेशन साइकोलॉजी है या पेडागोजी है या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग है, तो इसके बारे में क्या होगा। तो ये क्वेश्चनों का अलग अलग डिवाइडेशन है, वो किस प्रकार रहेगा। यहाँ पे यदि हम साइको के माने 25 और यहाँ यदि हम किसी के ग्रेजुएशन लेवल है उसके 25 माने, फिर 50-50 माने, तो एक तरीके से 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका विस्तार से अंक विभाजन भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये था RPSC के द्वारा जारी किया गया स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट हिंदी का न्यू सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ इस सिलेबस को देखने के बाद सिलेबस से संबंधित आपका कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे और किसी सारगर्भित वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार, जय हिंद,